Good afternoon, all of you. Today we have started the Unit 3, the production process and the production system. In previous lectures, we have understand the Unit 1 and the Unit 2, the operation management and related to the production management and also the production process. Then now we have started the characteristics of production system. It is belong to chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। आपकी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, जिसके मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड करूंगा, जिसके प्रॉपर नोट आप मेंटेन करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम की क्या क्या विशेषताएं होती है, इस बारे में आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन। अ प्रोडक्शन सिस्टम इज प्राइमरीली कंसर्न विथ इनपुट एंड आउटपुट। मेनली प्रोडक्शन सिस्टम आप लोगों को पता है, हम ये पूरी यूनिट में, पूरे चैप्टर्स में, पूरी बुक में स्टार्टिंग से हम लोग ये समझते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि ये प्रोडक्शन सिस्टम एक मेनली इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड होता है। ठीक है, मेनली प्राइमरी कंसर्न विथ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट देते हैं आप रॉ मटेरियल के फॉर्म में, एक वो तैयार मटेरियल होके आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, मेनली आप रॉ मटेरियल के फॉर्म में मशीनरी में इनपुट देते हैं, देन इट जनरेट द आउटपुट, आउटपुट वो जनरेट करता है। यह टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सभी फैक्टर को कंसिडर नहीं करता। ठीक है, इट डज नॉट कंसिडर ऑल फैक्टर्स फ्रॉम टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। टेक्नोलॉजी फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग एक पैकेजिंग के बाद का मैटर है, ये आप लोगों को पता है। फोरकास्टिंग में हम लोग मेनली फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग करते हैं, भविष्य की अनिश्चितताओं को जानने की कोशिश करते हैं। फोरकास्टिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सभी फैक्टर इसमें शामिल नहीं किए जाते। इसमें सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। और लगने वाली कॉस्ट, जैसे फैक्ट्री में लगने वाली कॉस्ट, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस, जैसे ड्यूटी जिसको बोलते हैं चुंगी, टैक्सेशन, है ना। फिर आपका टोल टैक्स वगैरह लगता है। रॉ मटेरियल आप बाय रोड बुलवाएंगे तो, है ना, बाय ट्रेन आता है तो उसमें भी बिल्टी वगैरह छुड़ाने में आपको पैसा लगता है ना। इसे सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ना। सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हम, किसी न किसी चीज़ को शामिल नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को हटा रहे हैं, है ना। तो मेनली प्रोडक्शन सिस्टम में कुछ चीज़ें डिस्क्रिमिनेट की जाती है, कुछ चीज़ों को हटाया जाता है, मतलब बाद में करने के लिए। एक ही प्रोसेस में उसको शामिल नहीं किया जाता, उसके अलग अलग प्रोसेसेस बनाई जाती हैं। जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसमें क्या ले रहा है वो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहा है, सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद वो फोरकास्टिंग वाली चीज़ें नहीं ले रहा, फोरकास्टिंग वाली चीज़ें वो स्टार्टिंग में डाल रहा है। ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड फोरकास्टिंग, हम लोग पहले प्रोडक्ट तैयार करेंगे, फिर उसके बाद नए सिरे से प्रोडक्ट बनाना है तो नए सिरे से फोरकास्टिंग करेंगे, दूसरी फोरकास्टिंग को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, इंटर रिलेशनशिप। देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन सिस्टम एंड अदर सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यहाँ पे क्लोज रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में, प्रोडक्शन सिस्टम और अदर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब इंटर रिलेशनशिप उनमें रहते ही रहता है ना। प्रोडक्शन सिस्टम हो और उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सिस्टम हो। ऑर्गेनाइजेशन में मेनली 4 से 5 सिस्टम काम करते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम को इंक्लूड करते हुए, है ना, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन सिस्टम। जैसे प्रोडक्शन सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, मार्केटिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, एचआर कंट्रोल सिस्टम एंड ऑल्सो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, है ना। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम में क्वालिटी से रिलेटेड काम होते हैं कि क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, ठीक है, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। एचआर सिस्टम में मेनली रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये प्रोसेसेस वगैरह शामिल होती है। मार्केटिंग में अलग अलग स्ट्रेटजीज़, पॉलिसीज़, काउंटर अटैक वगैरह, हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर काउंटर अटैक वगैरह, ये स्ट्रेटजीज शामिल होती हैं। वहीं ऑपरेशन में देखा जाए तो ऑपरेशन सभी प्रकार के ऑपरेशन मैनेज करता है, जैसे फाइनेंस में किस प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं, मार्केटिंग में किस प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसके बाद एचआर में किस तरीके के परफॉर्मेंस हो रही है, किस तरीके के वो यूज़ कर रहे हैं टेक्निक, सिस्टम इन में, सिस्टम आउट में, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है,
वो जो जीडी ले रहे हैं किस बेस पे ले रहे हैं, है ना, किस बेस पे सिलेक्शन कर रहे हो पर्सनल इंटरव्यू तक, ये सब चीज़ें शामिल की जाती हैं। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं प्रोडक्शन से, मार्केटिंग, एचआर, सब रिलेटेड है कि जो प्रोडक्ट आप तैयार करोगे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा, मार्केटिंग होगी उस चीज़ की, है ना, वो सेल होगा, सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये, क्योंकि सेल मार्केटिंग होगी फिर उसके बाद सेल होगा, सेल होने के बाद वो जनरेट करेगा कुछ ना कुछ अमाउंट, वो जो पैसा उससे आएगा वो होगा रिवेन्यू, सेल से जो जनरेट होगा, है ना, जो रिवेन्यू जनरेट हुई फिर उसको मैनेज करने का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सिस्टम होते हैं वो प्रोडक्शन सिस्टम से मेनली कनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब रिलेशनशिप उनका कहीं ना कहीं होता ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सीधी सी बात। फिर थर्ड पॉइंट देखेंगे लेवल फॉर्मुलेशन। अ प्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेवल कॉर्पोरेट हायरार्की लाइक हेडक्वार्टर्स, है ना, अलग अलग होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन फील्ड हो गई। ईच लेवल हैज़ रोल टू प्ले डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फर्म, है ना, सभी के अलग अलग लेवल है, सभी के अलग अलग साइज़ हैं, उन पर डिपेंडेंसी होती है। आप लोगों ने देखा होगा मैनेजमेंट हायरार्की में कि टॉप लेवल मैनेजमेंट से स्टार्ट होता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है इसमें, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम लोग किन किन लोगों को शामिल करते हैं, जैसे की पर्सन्स, सीईओ, डायरेक्टर, है ना, जनरल मैनेजर, दे आर द टॉप लेवल मैनेजर्स। देन उसके बाद टॉप मिडिल लेवल पे कौन कौन आते हैं, जो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ये दे आर दी सीनियर मैनेजर्स, ऑपरेशन मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एंड they also have their assistant manager, assistant financial manager, assistant operation manager, assistant production manager, assistant sales manager. Okay, the different department have the different level and they have different managers in it. Okay, एक प्रोडक्शन सिस्टम की हायरार्की में विभिन्न लेवल होते हैं, जैसे हेडक्वार्टर इनके बने होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बने होते हैं, इनके हेडक्वार्टर अलग बने होते हैं। कभी भी देखना है का आप किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हो तो देखना फैक्ट्री अलग होगी जहाँ पे उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, उसका हेडक्वार्टर अलग जगह पे होगा जहाँ पे मेनली लेन देन से रिलेटेड सभी चीज़ें, मेन व्यक्ति, मेन बॉस वहाँ पे रहते होंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पेपर वर्क वगैरह, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये मैनेज करता है। ये इनके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग लेवल पे। और फैक्ट्री और प्रोडक्शन फील्ड हो, जैसे फैक्ट्रियाँ कहाँ पे होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह होता है, हर लेवल का एक अलग रोल होता है, हर लेवल पे अलग रोल होता है, सीधी सी बात है। प्रोडक्शन यूनिट में प्रोडक्शन होगा, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर तुम्हारा प्रोडक्ट तैयार होने तक, है ना, फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट तैयार होगा। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में लेन देन से रिलेटेड कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, वो चीज़ें होगी, है ना। हेडक्वार्टर्स वगैरह में पेपर वर्क रिलेटेड जो कुछ हो रहा है या किसी की जानकारी बड़े लेवल पे, वो हेडक्वार्टर्स वगैरह में मिलेगी। हर लेवल का एक रोल होता है जो फर्म की साइज़ पर निर्भर करता है। जैसी जैसी आपकी इंडस्ट्री की साइज़ है, जैसी जैसी आपकी फर्म की साइज़ है, उस पर डिपेंडेंसी होती है उनकी, उस पर ये सब डिपेंडेंट होता है। देन हम लोग आगे देखेंगे फोर्थ पॉइंट, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, since there are large number of levels each perform a specialized function, मतलब सभी लार्ज नंबर ऑफ लेवल, सभी में अलग अलग लेवल होते हैं और सभी लेवल पे अलग अलग परफॉर्मेंस होती है, सभी के अलग अलग स्पेशलाइजेशन फंक्शन होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन फंक्शन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम रिजल्ट, है ना। जैसा इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन, जितने स्पेशलाइजेशन फंक्शन होंगे, मतलब जितने फंक्शन, जितने जितने लेवल पे आप अलग बनाओगे उतना आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसा आपका प्रोडक्शन सिस्टम स्ट्रांग होगा वैसा आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मैक्सिमाइज होते जाएगा हर साल, है ना। जैसे कार्यों का स्पेशलाइजेशन देख रहे थे, चूँकि सिस्टम में बहुत से लेवल होते हैं, लेवल बहुत होते हैं, जो हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, लास्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में, जैसे हमने देखा कि लेवल अलग अलग होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर। इसलिए प्रत्येक का एक स्पेशल फंक्शन होता है, सभी का एक स्पेशल फंक्शन होता है अलग अलग लेवल पे, है ना। एडम स्मिथ के अनुसार स्पेशलाइज फंक्शन को मिलाने पर अधिकतम परिणाम होते हैं। इनके प्रत्येक पर अलग अलग स्पेशल फंक्शन होता है ना। जैसे फाइनेंस वालों का स्पेशल फंक्शन आप मान के चलो
कि रेवेन्यू जनरेट करना और फंड का इंतज़ाम करना, फंड का यूज़ करना, ये इनके स्पेशलाइजेशन। फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी अलग अलग इनके स्पेशलाइजेशन बने होंगे, अलग अलग लोगों के होंगे काम, अलग अलग लोगों के डिपार्टमेंट बने होंगे। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसमें भी 3 से 4 लोग होंगे, जो जैसे एक व्यक्ति वहाँ पे देखता होगा फ़ंड वगैरह का, कि लोन वगैरह कहाँ से अरेंज करना है, फ़ंड कहाँ से लाएंगे कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरा चीज़ है रिवेन्यू देखता होगा, ये सेल्स से कितनी रिवेन्यू जनरेट हुई। तीसरा व्यक्ति कितना खर्चा हो रहा है और कितना इनकम हो रही है, ये देखता होगा, है ना। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ये स्पेशलाइजेशन हो गए 3 अलग अलग। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई देखता होगा कि अ, कोई इनको कवर अप करता होगा अपने कॉम्पिटिटर को, उनके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाता होगा। कोई व्यक्ति पॉलिसीज़ बनाता होगा। कोई व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट और ब्रांड वगैरह पे देखता होगा कि ब्रांड मैनेजमेंट कैसे करें, इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, इन चीज़ों पे बात करता होगा। तो ऐसे अलग अलग स्पेशलाइजेशन फंक्शन सभी के होते हैं। जैसे प्रोडक्शन यूनिट में हम देखें, प्रोडक्शन यूनिट में स्पेशलाइजेशन फंक्शन, जैसे एक तो प्रोडक्शन हो रहा है आपका वो यूनिट, और एक क्वालिटी कंट्रोल वाली यूनिट, कि क्वालिटी वेस्टेज तो नहीं हो रहा है ज़्यादा, क्वालिटी कैसी है, सेम क्वालिटी है क्या, क्वांटिटी बढ़ाने पर भी सेम क्वालिटी आपकी आ रही है क्या, ये सब चीज़ें देखी जाती है ना। इसी ये होता है स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, कि सभी अपने अपने डिपार्टमेंट के स्पेशलाइजेशन होते हैं, जिनमें अलग अलग रिजल्ट होता है। और जब भी ये सभी स्पेशलाइजेशन शामिल होते हैं ना, सब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, आप मैक्सिमम चीज़ें प्रोड्यूस कर पाओगे और इफ़िशिएंट वे में, क्वालिटी भी उसकी प्रॉपर रहेगी। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम यहाँ देखेंगे रिनोवेशन। इन ऑर्डर टू कॉप अप विथ रैपिड चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन, द प्रोडक्शन सिस्टम मस्ट बी रिनोवेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। देखो भैया, प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन सिस्टम है ना। कई इसमें चेंजेस आपको करना होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चेंजेस, स्ट्रेटजीज से रिलेटेड चेंजेस, पॉलिसी से रिलेटेड चेंजेस, मशीनरी, मेन तो मशीनरी की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप देखेंगे, ये कोई सा भी प्रोजेक्ट होता है, कोई सी भी मशीन होती है, मशीन पे हम लोग डिप्रिसिएशन लगाते हैं, आप लोगों को पता है क्यों लगाते हैं, क्योंकि मशीन की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल होती है यूज़फुल लाइफ। उसको बेच के फिर स्क्रैप होता है, स्क्रैप वैल्यू आती है, आप लोगों ने अकाउंट में देखा होगा फर्स्ट सेम में। ठीक है। तो जैसे मेन तो मशीनरी चेंजेस का होता है प्रोडक्शन सिस्टम में, कि जो टेक्नोलॉजी की इनोवेशन जैसे जैसे होते जा रही है, वैसे वैसे मशीनरी चेंज करते जाओ। अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मशीनरी देखना और छोटी छोटी होती जा रही है, कि छोटी मशीन भी वो सब काम कर सकती है, इतनी बड़ी जगह भी नहीं घेरती है। नहीं तो पहले आप वाटर प्लांट देखना और अभी का वाटर प्लांट देखना, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। अभी के वाटर प्लांट छोटे हो गए हैं, प्योरीफायर वगैरह छोटा हो गया है, उसके टैंक वगैरह, बस टैंक वगैरह कैपेसिटी के लिए बड़े हैं, वो तो ऊपर लगे रहते हैं। टैंक तो कैपेसिटी के हिसाब से रहता है, जितनी कैपेसिटी में आप लोगों को फ़िल्टर करना है ना। बाकी फ़िल्टर छोटा हो गया है ना, उसका आर ओ यू वी सब छोटा हो गया है। ऐसा इस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, टोटल मशीनें छोटी होती जा रही है, और इनको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी चल रही है जैसे अभी अब मान के चले कम्युनिकेशन सेक्टर में अभी क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, मेनली 4G चल रहा है अभी करंटली, है ना। दूसरी जगहों पे यूएसए वगैरह में, जापान में 5G वगैरह आ चुका है, और दूसरी कंट्रीज़ में और अलग टेक्नोलॉजीज़ भी चल रही होगी। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जा रही है, वैसे वैसे हमको भी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते चलना है। तो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम भी बेहतर होता रहेगा, हमारे कस्टमर हमारे से सेटिस्फाई रहेंगे, और सब सही तरीके से मैनेज होगा। देन सिस्टम मस्ट बी रिनोवेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम मैनेज करते चले उसको, और अपडेट करते चले, रिनोवेट करते चले। ओल्ड एम्प्लॉय शुड बी रिप्लेस्ड विद न्यू वन, एंड ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस बाय न्यू मशीन। जैसे ओल्ड एम्प्लॉय होते हैं, जैसे इनका रिटायरमेंट हो जाता है, एक एम्प्लॉय की भी एक एज होती है ना, ज़्यादा समय तक वो सर्विस नहीं दे पाता, वो रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी जगह पे दूसरे लेकर आओ, है ना। अपने एम्प्लॉयज़ का भी रिप्लेसमेंट करते रहना चाहिए, ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए, इससे वो बोर भी नहीं हो और काम भी अच्छी तरीके से परफॉर्म, अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएँ, है ना। जो फैक्ट्री में करते थे उनको साइड पे भेज दो, कभी कभी उनको रिनोवेट करते रहो, चेंज करते रहो, तो एटमॉस्फेयर भी वहाँ का अच्छा रहेगा। प्लस एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना, उनका बिहेवियर ठीक रहेगा। ठीक है।
देन ओल्ड मशीन की जगह पे नई मशीन लेकर आओ, जैसे मशीन का मैं एग्जांपल आप लोगों को बता चुका हूँ। ओल्ड मशीन की जगह पे नई मशीन को रिप्लेसमेंट करो विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विपमेंट में बिकम ऑब्सोलेट। अगर आप ये चेंजेस नहीं करते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अप्रचलित हो जाएगा, मतलब चलन में नहीं रहेगा, क्योंकि चलन के साथ तो आपके कॉम्पिटिटर चल ही रहे हैं और आप चेंजेस नहीं कर रहे हो, तो आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे प्रोडक्शन यूनिट में, वो सेल होना बंद हो जाएगा, मार्केट से वो पूरी तरीके से बाहर हो जाएगा। जैसा हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में देखते हैं कि प्रोडक्ट रिक्वायर्ड चेंजेस, प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड चेंजेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक उसकी भी एक लाइफ रहती है प्रोडक्ट की। 4 से 5 साल बाद मार्केट में इतना हो जाता है, उसके बाद उसमें चेंजेस करना ही पड़ते हैं आप लोगों को। देखो एक ये प्रोडक्शन का सिस्टम बना हुआ है, इनपुट आप देते हो रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, प्रोडक्शन डाटा, है ना। रॉ मटेरियल के साथ लेबर जो उसको काम कर रहे हैं, पावर मशीन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, फ्यूल वगैरह, और प्रोडक्शन डाटा क्या क्या प्रोडक्शन उसको करना है। प्रोसेसिंग 2, है ना, मेनली तो प्रोसेसिंग 1 से स्टार्ट होता है। इवोल्यूशन, परफॉर्मेंस, इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट का इवोल्यूशन होना, प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ इनपुट और प्रोसेसिंग, किस इनपुट देने का काम, रॉ मटेरियल आप लेकर आए, जैसे इनपुट 2 में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल के बाद लेबर इसमें लगाएंगे, लेबर के बाद पावर के फॉर्म में फ्यूल, मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह जिससे जनरेटर चलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी जिससे मशीनें चलेगी, वो पावर में आता है, वो प्रोडक्शन डाटा। प्रोसेसिंग 3 में आता है प्लांट विद प्रोसेसिंग एंड असेंबली इक्विपमेंट, है ना, जो मशीन के थ्रू होने वाली प्रोसेस, जो चीज़ें मशीन में होगी, जो प्रोडक्ट बनाएगी, साइज, शेप में, वेट में, कलर में, प्रेफरेंस में, टेस्ट में, है ना। प्रोडक्ट 4 में आउटपुट 4 में प्रोडक्ट पैकिंग होके तैयार हो जाता है, ठीक है। ये फिर इवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट में वापस आ जाता है। ये साइक्लिकल है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड होके चल रहा है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। ये प्रोडक्शन सिस्टम की विशेषताएं हैं कि प्रोडक्शन सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है और उसकी विशेषताएं क्या क्या, किस तरीके से वो काम करता है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, है ना। ये एक जनरल सा आप लोगों के लिए डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम देख के समझिए, वीडियो लेक्चर देखिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप कांटेक्ट करिए, आप एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर देखिए, अगर कोई डाउट होता है तो कभी भी कांटेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 पॉइंट है, आप पाँचों पॉइंट देखिए, वीडियो देखिए, समझने की कोशिश करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।